स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका 6 नंबर वीडियो लेकर आए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 2 क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसके एसआई मात्रक को लिखें। इस क्वेश्चन को इस वर्ष पूछे जाने का भरपूर चांस है। क्यों? क्योंकि ये 2019, 2021 में पूछ चुका है। तो इस तरह से अगर अल्टरनेट पैटर्न पर पूछता है तो एक संभावना है कि 2023 में भी ये पूछा जाएगा। तो आप अंत तक बने रहिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग आज जानेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या है एवं गॉसेस प्रमेय को लिखें तथा उसे साबित करें। राइट गॉसेस थ्योरम एंड प्रूव्ड इट। तो दोनों का दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आज कह रहे हैं, आप एग्जामिनेशन के बाद इसे मिला लीजिएगा। तो आप अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पहले इसे समझ लीजिए। कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। और अगर निगेटिव चार्ज है तो यही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस रेडियली इनवर्ड होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस में हम लोग चर्चा किए थे। ए रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड फॉर निगेटिव चार्ज। अगर कहीं निगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस अंदर की ओर होंगे, अंदर की ओर होंगे। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जब भी होगा तो किसी न किसी चार्ज के कारण होगा। दूसरी बात कि यह इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी घनत्व के समानुपाती होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब जहाँ पर यह इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का घनत्व ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है हमें पिछले वीडियो में बतला चुके हैं। ये वीडियो नंबर 6 है। आप इसके पहले 5 वीडियो देख चुके हैं, 5 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कर सकते हैं 1 बाय 1, बेहतर समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा इसका डेंसिटी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या है कि कोई क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस है और वहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं। तो जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका एरिया वेक्टर पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एरिया वेक्टर के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रोजेक्शन होगा वह और गुणे एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट ही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। नहीं समझे बात को। मान लिया जाए कि कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस का मतलब बंद सतह, और इसमें कोई चार्ज Q रखा हुआ है, प्लस Q। तो इसका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर की ओर होंगे। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें तो उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यह E हो गया। और अगर यहाँ एक छोटा सा सरफेस हम लेते हैं, छोटा सा सरफेस, ये ऐसा नहीं कि सर ये तो एक बाउंड्री है, बाउंड्री नहीं, एक सरफेस हम समझ रहे हैं, सरफेस है ना, 3D में। तो ये कि यहाँ पर छोटा सा, जैसे अगर जो हॉलो स्फीयर समझे तो हॉलो स्फीयर तो एक छोटा एरिया, जैसे अगर फुटबॉल समझते हैं तो उसके कई आपके पार्ट होते हैं, इस टाइप से हेक्सागोनल पार्ट्स होते हैं। तो अगर इसका एरिया यूनिट है तो इस टाइप का एक चिपी है, हेक्सागोनल इस टाइप से होते हैं। अब तो फुटबॉल में एक ही पार्ट आता है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पर एक यूनिट एरिया जो उसके सरफेस पर लीजिएगा तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, सतह पर लंबवत ऑब्जर्वर की ओर, पर्यवेक्षक की ओर। तो सपोज कि ये एरिया वेक्टर हो गया DA। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन नहीं लेना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट, मतलब ये सतह के एलोंग
सतह का एरिया वेक्टर के लॉन्ग इसका कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना होगा, ई कॉस थीटा होगा। तो ई कॉस थीटा इंटू डी ए को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो पहले डिफिनीशन लिख देते हैं, उसके बाद फिर इसके यूनिट पर आएंगे। तो आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ, इसको हम डिफाइन करते हैं और क्या डिफिनीशन होता है ये हम आपको लिखकर बतलाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन कर देंगे। आपका समय देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया गया है। आपका समय बचाने के लिए हमने इसे पहले से लिख दिया है। द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रू अ क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों है ये भी हम बतलाएंगे। इट इज डिनोटेड बाई फाई। इस टाइप से फाई से हम लोग डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इन हिंदी, एक बंद सतह से प्रति इकाई क्षेत्रफल जितना विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं लंबवत गुजरता है उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, सदिश नहीं, अदिश राशि है और इसे फाई से सूचित किया जाता है, फाई द्वारा। अब देखिए क्या होगा कि मैथमेटिकली, गणितीय रूप में, गणितीय रूप में हम इसको लिखना चाहते हैं मैथमेटिकली, जिसको कि आप क्या कहिएगा हिंदी वाले स्टूडेंट, गणितीय रूप में। गणितीय रूप में क्या होगा, गणितीय रूप में फाई इज इक्वल टू ये क्लोज इंटीग्रेशन होता है। चूँकि आप छोटे सतह के लिए बात कर रहे हैं, छोटे यूनिट एरिया, पूरे एरिया के लिए क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस कॉस थीटा। इसी को हम लोग, जब आपको पता है कि ए बी कॉस थीटा को डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखते हैं। तो यहाँ पर ई डी एस कॉस थीटा जो है, ई डी एस कॉस थीटा, इसको क्या लिखा जाएगा, वेक्टर ई डॉट एरिया वेक्टर डी एस। जहाँ एरिया वेक्टर डी एस है, छोटा सा एरिया लिए हैं हम लोग, तो स्मॉल एरिया डी लगा हुआ है, डिफरेंशियल फॉर्म में। तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ। अब इसका यूनिट जो होगा वोल्ट इंटू मीटर होगा। कैसे, जो देख लो, ई इंटू डी ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हमने क्या बतलाया, वोल्ट पर मीटर। पहले से आपको पिछले वीडियो में बतलाए थे, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन निकाले थे इक्वल टू V बटा R। तो यहाँ वोल्ट पर मीटर एक यूनिट बतलाए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया वोल्ट पर मीटर और इनटू एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। एरिया छोटा हो या बड़ा हो उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर ही होगा, है ना। तो मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा तो एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, रेशियो का कोई तरह का यूनिट नहीं होता है। एक मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, यूनिट वोल्ट गुने मीटर। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट होगा, यूनिट मात्रक, तो फाई का जो मात्रक होगा यूनिट, वह क्या लिखाएगा, वोल्ट गुने मीटर, जिसको शॉर्ट में VM लिखेंगे, वोल्ट मीटर। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये ई डी एस कॉस थीटा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से डिफाइंड है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल एक अदिश राशि होता है। तो यहाँ आप सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक, इसका फार्मूला, मतलब गणितीय रूप में बेसिकली फार्मूला को ही कहा जाता है। ये हमने अभी देखा। आगे हम लोग देखेंगे कि गॉस थ्योरम क्या है, गॉसेस थ्योरम, और उसको कैसे प्रूव किया जाता है। तो अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखेंगे, गॉसेस थ्योरम क्या है, व्हाट इज गॉसेस थ्योरम एंड प्रूव्ड इट। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक बार में समझ में आ जाएगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। राइट गॉसेस थ्योरम एंड प्रूव इट। गॉस के प्रमेय को लिखें एवं इसे सिद्ध करें। तो सबसे पहली बात तो हम लोग गॉसेस थ्योरम को लिखेंगे, उसके स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो यहाँ गॉसेस थ्योरम को लिख देते हैं, बारी बारी से दोनों माध्यमों में हम लोग लिखेंगे। गॉसेस थ्योरम क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है गॉसेस थ्योरम का? कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस closed surface is equal to, यह बराबर होता है, इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम, एप्सिलॉन नोट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द, या यूं कह लें टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कहने का मतलब फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन जीरो। क्यू इनक्लोज मतलब गॉस इस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वह टोटल चार्ज बाय इप्सिलॉन जीरो हम लोग लेंगे, यही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इन हिंदी गॉस का थ्योरम या गॉस प्रमेय इसको लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स सतह के अंदर, बंद सतह के अंदर या बंद पृष्ठ के अंदर, उसी को बंद पृष्ठ के परिबद्ध भी कह सकते हो, के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नोट, ये हवा का प्रावैधुकता है, 1/एप्सिलॉन नोट गुना होता है। ये हमने इसे हिंदी में लिख दिया। अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज, मतलब कि अंदर में जितना चार्ज है वो बाई इप्सिलॉन नोट। क्यू इनक्लोज का 1/एप्सिलॉन नोट मतलब फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई इप्सिलॉन नोट। यही आपका गॉस का प्रमेय है। अब इसको हमको साबित करना है कि कोई बंद पृष्ठ में क्यू चार्ज है। क्यू इन का मतलब हो गया, अगर चार्ज क्यू है तो क्यू बाई इप्सिलॉन जीरो, Q1 Q2 Q3 बहुत सारा चार्ज है तो Q1 + Q2 + Q3 कोई चार्ज माइनस में है तो -Q4 बाई इप्सिलॉन जीरो। मतलब किसी बंद पृष्ठ में भैया जितना चार्ज है Q1 Q2 कुछ प्लस कुछ माइनस, तो ये सबका टोटल करना, प्लस वाला को एक साथ माइनस उसके जोड़कर, और उसमें 1/एप्सिलॉन नोट से गुना कर देंगे तो इस बंद पृष्ठ से जितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है वह बराबर होगा। तो किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नोट गुना होता है। तो यहाँ क्यू इन जो लिखे हैं मतलब बंद पृष्ठ के अंदर का कुल चार्ज लिखे। ओके, अगर एक चार्ज है सिर्फ क्यू है तो Q/एप्सिलॉन जीरो होगा। तो ये गॉस ने ऐसा बतलाया। अब इसको साबित करना है, तो साबित करने के लिए गॉस के प्रमेय को साबित करने के लिए हम लोग एक बंद पृष्ठ लेंगे और उसके अंदर कोई चार्ज रखेंगे
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उससे निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिर इतना है या नहीं। एक बात को आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बंद पृष्ठ अपने सेंटर पर कुल टोटल जो सॉलिड एंगल बनाता है तो वह बनाता है 4 पाई का। जैसे किसी पॉइंट पर कोई भी जो है किसी पॉइंट पर टोटल एंगल की बात कर रहे हैं, किसी बिंदु पर कुल एंगल जो होता है वह कितना बनता है 360 डिग्री मतलब 2 पाई। लेकिन सॉलिड एंगल कितना बनता है किसी बंद सतह द्वारा, वह बनता है 4 पाई का। ये सतह द्वारा बनेगा, जैसा भी सतह हो। तो ये सॉलिड एंगल कितना होगा टोटल 4 पाई, किसी भी सरफेस द्वारा उसके सेंटर पर बनाया गया टोटल सॉलिड एंगल कुल ठोस कोण 4 पाई होता है। इस बात का नॉलेज होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ, गॉसेस प्रमेय का प्रमाण, इसको साबित करना है, प्रमाणित करना है। उसके लिए हमने एक क्लोज सरफेस लिया, यहाँ दिखलाते हैं। ये एक क्लोज सरफेस लिए, ऐसा नहीं है सर्कल समझ जाइएगा, एक समझ लीजिए कि हॉलो स्फेयर है या सॉलिड स्फेयर है जो भी, लेकिन 3D में। और इसका सेंटर पर कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं भी इसके अंदर चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर सपोज कि हमने Q चार्ज रखा सेंटर पर ही प्लस Q, और इसके सरफेस पर एक यूनिट एरिया ले लिए या छोटा एरिया ले लिए, अल्प एरिया, सतह पर एक छोटा सा टुकड़ा लिए, और ये टुकड़ा का एरिया वेक्टर इसके लंबवत होगा। मान लिया जाए कि एरिया वेक्टर इधर है, ये हो गया DA। ये P एक छोटा, इतना छोटा है इसके सतह पर कि वो एक पॉइंट साइज का, ये जो एरिया लिए हैं अल्प एरिया, स्मॉल एरिया, एक बिंदुवत है। तो ये इस सेंटर को हमने वो करा, ये पूरा जो पॉइंट दिख रहा है पॉइंट साइज का एक सरफेस लिए हैं, वो बेसिकली एकदम इतना छोटा है कि वो एक पॉइंट के जैसा है, लेकिन उसको दिखलाने के लिए सामने दिखाया, उसको P कह रहे होंगे। तो इसका ये अगर यहाँ पर कोई चार्ज रखे हैं तो ये रेडियली आउटवर्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस तरफ E। अब देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एक एंगल बन रहा है थीटा, ये थीटा। अब ये एक सरफेस है, छोटा सा सरफेस, तो ये अपने सेंटर पर एक सॉलिड एंगल बना रहा होगा। सॉलिड एंगल कोण रूपी इस टाइप से आएंगे। इसको हम लोग यहाँ पर जो इसका सॉलिड एंगल ऐसा बन रहा है, इसको हम लोग कह दिए d ओमेगा। सॉलिड एंगल छोटा बनेगा और ये पूरा को करेंगे तो यही d ओमेगा कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप जान चुके हैं, EDA कॉस थीटा होता है। अब यहाँ चार्ज Q है, तो इससे अगर इसका रेडियस R है, स्फेयर का R है, तो O से इस पॉइंट की दूरी R होगा P का। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी चार्ज के कारण उससे R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। अच्छा, ये छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है d फाई, चूँकि छोटा एरिया लिए हैं तो d फाई Q/r² इंटू DA कॉस थीटा, और d फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और DA कॉस थीटा। अब r² को हम लोग एक जगह रखें और इसको कहेंगे स्मॉल सॉलिड एंगल। चूँकि छोटे एरिया द्वारा ये बन रहा है सॉलिड एंगल, इसको सॉलिड एंगल कहा जाता है, तो ये हो जाएगा d ओमेगा। तो d फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और इसको कह देंगे d ओमेगा। ये है क्या सॉलिड एंगल दिख रहा है, सॉलिड एंगल ठोस कोण, वो भी स्मॉल ठोस कोण।
अब ये पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको निकालना है पूरे सरफेस के लिए कि आखिर कितना होगा, ये तो स्मॉल पार्ट के लिए निकाले। तो पूरे के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी फाई का इंटीग्रेशन, डी फाई का इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू टी ओमेगा। अब क्या है कि कोई भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है, तो डी फाई का इंटीग्रेशन हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, ये बाहर हो गया, और ये डी ओमेगा का इंटीग्रेशन। अब ये पूरा सॉलिड एंगल को इंटीग्रेट करेंगे पूरे सरफेस के लिए, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, और इसका इंटीग्रेशन पूरे सरफेस के लिए हो जाएगा कितना, 4 पाई। ये सॉलिड एंगल है 4 पाई, 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल होगा, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है कि गॉस प्रमेय को लिखें एवं इसे साबित करें। तो गॉस प्रमेय में यही लिखे थे कि गॉस प्रमेय क्या है, तो फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन 0। देखिए इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्यू इनक्लोज है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन 0 होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो आप देखिए, अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिस्कशन कर लेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से मेरा ये क्रैश कोर्स का लाइव सेशन चल रहा है, टाइमिंग आपको पता है, डेली वीडियो आ रहा है, डेली हम पढ़ा रहे हैं। अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। मेरा ऑफलाइन भी क्लास चलता है नवादा नवीन नगर में, द गुरु फिजिक्स क्लासेस के नाम से, और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मैथमेटिक्स का भी वीडियो मिलेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर रखे हैं। धन्यवाद।